जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की अपनी सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और हमारा स्लोगन है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो एसएससी जेई को लेकर के हमारा 2020 को लेकर के लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग अपने सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। साथ में टैग एंड नॉन टैग को भी हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं जो आप लोगों को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करा रहा हूँ यहाँ पर 3D इमेज की हेल्प से करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्या है, जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा वो सबका सब जो है क्लास में ही याद होने वाला है। तो अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है, वो सारी प्रॉब्लम आप लोग की दूर होने वाली। तो पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास से 2 क्वेश्चंस आप लोग के जो हैं वो फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखिए गाइज, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्लास में तो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। उसके बाद हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमने देखा था, जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं एस्टिमेट को, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमको ड्राइंग चाहिए होती है, स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है और रेट चाहिए होता है। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया था। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन की बात करी थी, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट की बात की थी। और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमको पहले पढ़ना था, और उसको प्रिपेयर करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देखा था क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट के बारे में थोड़ी सी बात की थी। फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें जो पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो थी हमारे पास प्लिंथ एरिया। जो हमारे पास क्या था, प्लिंथ एरिया था। तो प्लिंथ एरिया को हमने क्या बोला था, एक तरीके से आप लोगों ने बुल्टअप एरिया बोला था, कि जितना एरिया हमारा बना हुआ होता है उसको हम प्लिंथ एरिया बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कोई प्लान आप लोग के पास है। तो इस प्लान में अगर आप देखो तो एक्सटर्नल वॉल, ये देखो वॉल के एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के दोनों ही साइड में जो एरिया हमने लिया हुआ उसको हमने क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया। यानी कि जो टोटल एरिया है हमारे पास, इस सब को हमने क्या बोला, अपना प्लिंथ एरिया बोल दिया। प्लिंथ एरिया में इसके बाद हमने बात करी थी कि क्या क्या हमारा इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने आप लोगों को बोला था। फिर इसके बाद प्लिंथ एरिया में क्या क्या एक्सक्लूड होता है वो सब हमने अपना इमेज की हेल्प से देखा था। एक्सक्लूड वाले पॉइंट जो थे वो भी मैंने आप लोगों को इमेज की हेल्प से क्लियर करा दिए थे। ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में जो सेकंड एरिया आता है हमारे पास, वो आता है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्लिंथ एरिया की बात कर ली थी। तो प्लिंथ एरिया मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला आज की क्लास में। तो अगर ये हमारे पास पूरा एक बुल्टअप एरिया है, ये हमारे पास वॉल है, तो ये जो हमारे पास टोटल एरिया होगा, जितने में हमारी कोई भी बिल्डिंग जो है बनी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना प्लिंथ एरिया, उसको हम अपना कह देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एरिया, आता है आज की क्लास का कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया की अगर हम बात करें, तो कारपेट एरिया हमारे पास कौन सा होता है, द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेस ऑफ रूम एट एनी फ्लोर इज टर्म्ड एज कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया को अगर मैं सिंपल सा आप लोग को बोलूँ एक टर्म में कि कारपेट एरिया हमारे पास क्या होता है, तो कारपेट एरिया हमारे पास सर यूजेबल एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है सर, यूजेबल एरिया। किसी भी फ्लोर लेवल पर आप चले जाओ, किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाओ, उसके फ्लोर को देखो, उस फ्लोर के एरिया को कितना आप यूज़ कर पा रहे हो, वो आपके पास क्या हो जाता है, कारपेट एरिया हो जाता है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इमेज से हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सेकंड पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है कि यूजेबल एरिया या फिर रूम एरिया जो है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना कारपेट एरिया बोलेंगे। ध्यान रखना, यूजेबल या फिर लिविंग एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें कारपेट एरिया में, तो कारपेट एरिया जो होता है हमारे पास, वो प्लिंथ एरिया माइनस के नंबर ऑफ फैक्टर। यानी कि प्लिंथ एरिया में से ही जो प्लिंथ एरिया था हमारे पास, जैसे कि ये पूरा हमारे पास प्लिंथ एरिया था, तो इस प्लिंथ एरिया में से हम क्या कर देते हैं, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं हमारे, जिनको हम माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर वो कौन कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कारपेट एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो जो बरांडा होता है हमारा, लिफ्ट एरिया होता है, कैंटीन होती है, किचन होती है, पेनिट्री, पेनिट्री मतलब जो भंडार घर होता है हमारा, जो स्टोर रूम भी जिसको आप कह सकते हो एक टाइप का। तो स्टोर रूम हो गया, भंडार घर हो गया। भंडार घर आप उसको कह सकते हो जहाँ पे हम अनाज वगैरह अपना स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर रूम में आपका जो बेकार की चीज़ें होती हैं हमारी, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, अपना स्टोर कर लेते हैं, जो अब यूज़ नहीं हो रही, तो उसको हम उस पर्पज़ से अपना डाल देते हैं। तो ये पेनिट्री और स्टोर रूम में डिफरेंस होता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, इट इज़ मेजर्ड बिटवीन द वॉल टू वॉल विद इन द बिल्डिंग। यानी कि जो हमारे पास कारपेट एरिया होता है, ये अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग के अगर हम बात करें तो इनर वॉल से लेकर के इनर वॉल तक का, ठीक है, इनर वॉल से लेकर के इनर वॉल तक का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपना कारपेट एरिया बोलते हैं। लेकिन इसमें से भी क्या होते हैं, कुछ फैक्टर हमारे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वॉल होती है इस वॉल को तो हम इंक्लूड करते नहीं हैं, इस वॉल को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इस वॉल को हम इंक्लूड करते हैं अपना, इस वॉल का एरिया इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें अपना कारपेट एरिया के अंदर तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है कि इट इज़ द सम ऑफ एक्चुअल एरिया विच कैन बी कारपेट। ये वो एक्चुअल एरिया होता है जो हमारा कारपेट होता है। जैसे कि अभी समझते हैं, अगर मान लो ये बिल्डिंग है, हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग का टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ये रेड कलर वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास प्लॉट एरिया है, ये प्लॉट की पूरी एरिया। अब इस प्लॉट के अंदर जो है हमने इतने एरिया में अपनी बिल्डिंग को बनाया हुआ है, तो जितने एरिया में बिल्डिंग को हमने बनाया हुआ है ये पूरा एरिया हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को ग्रीन लाइन से इसमें शो कर रखा है, वो हो जाएगा हमारे पास प्लिंथ एरिया। ठीक है, अब इस प्लिंथ एरिया के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ रखा हुआ है, ये भी हमने कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ हमने रख दिया। आप मान सकते हो कॉलम भी मान सकते हो, अगर टॉप व्यू में देखो तो ये हमने कॉलम खड़े कर दिए और ये हमारी बॉल्स वगैरह है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो इसके बीच में देखो कुछ एरिया बच रहा है जो येलो कलर का है, जो येलो कलर का है। अब देखो अगर ये वॉल है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम्स या कुछ भी आप कह सकते हो, कुछ भी अगर रखा हुआ है, तो जितना येलो वाला एरिया है सिर्फ वही एरिया तो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल क्या बोला था कि कारपेट एरिया जो होता है हमारे पास वो यूजेबल एरिया होता है। वो क्या होता है हमारे पास, यूजेबल एरिया होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिविंग पर्पस से। तो वो हमारे पास कारपेट एरिया होता है। तो ये जितने भी फैक्टर हैं हमारे, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एक और इमेज की हेल्प से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज मैंने ली हुई है, तो अगर इस इमेज को आप नोटिस करो तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, और यहाँ पे आप देखो ग्रे कलर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे एरिया की, जो हमारा ऑरेंज और येलो कलर से बना हुआ है, इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे अपना बुलटअप एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, अपना बुलटअप एरिया हम इसको अपना बोल देंगे, जितने में हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। अब इस बुलटअप एरिया में से भी कारपेट एरिया कौन सा होगा, तो जो येलो कलर वाला है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो, वो आपका हो जाएगा बुलटअप एरिया, सॉरी वो हो जाएगा कारपेट एरिया। और जो वॉल है, अगर वॉल का एरिया भी आप इंक्लूड कर दो, जो कारपेट एरिया है, इस कारपेट एरिया में अगर आप जो वॉल है ऑरेंज कलर वाली, अगर इसको भी आप इंक्लूड कर दो, वॉल का एरिया भी, तो हमारे पास कंप्लीट जो एरिया आएगा उसको हम बोल देंगे अपना बुलटअप एरिया। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं कारपेट एरिया में जिनको हम इंक्लूड नहीं करते, कुछ फैक्टर हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसा कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तो वॉल का एरिया हम नहीं लेते कारपेट एरिया में, बरामदा अपना नहीं लेते, कॉरिडोर हम अपना नहीं लेते, पासेज हम अपना नहीं लेते, जो हमारी इंट्रेंस हॉल वगैरह होते हैं, पोर्च होता है हमारा, पोर्च मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, स्टेयर केस होता है, स्टेयर कवर होता है, या फिर हमारे पास जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट शाफ्ट होती है, तो वो भी हम अपना नहीं लेते। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट नहीं होगा, लिफ्ट शाफ्ट होगा। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो होगा लिफ्ट शाफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लिफ्ट शाफ्ट होता है हमारे पास वो भी हम अपना नहीं लेते हैं। साथ में जो हमारे पास बाथरूम होता है उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, जो मशीन रूम होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करते, किचन है, पेनिट्री है, स्टोर रूम है, यहाँ पे कैंटीन है, एसी डक्ट है, साफ्ट है फॉर सैनिटरी वर्क, तो ये सब हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये सब हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया आपको, नॉट इंक्लूडेड। तो ये सब हमारे इंक्लूड नहीं होंगे किसमें, जो हमारा कारपेट एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल बोलें तो एक टर्म हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सर प्लिंथ एरिया का कितने परसेंट होता है कारपेट एरिया, तो प्लिंथ एरिया से 10 to 20% मोर देन कारपेट एरिया। जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है एक्चुअली में वो 10 to 20% ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि जो कारपेट एरिया होता है वो प्लिंथ एरिया से 10 to 20% कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका वॉल नहीं आ रहा, वॉल का एरिया नहीं आ रहा, इसमें बरामदा नहीं आ रहा, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम नहीं इंक्लूड कर रहे। तो ओवरऑल अगर हम बोलें तो कारपेट एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा,
प्लिंथ एरिया माइनस के क्या क्या माइनस करेंगे, एक तो वॉल का एरिया माइनस कर देंगे, और एक्स बोला मैंने कुछ नंबर ऑफ फैक्टर। कौन कौन से नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर मैंने आपको बता दिए। तो ये सब हमारे पास जो वो एक्स नंबर ऑफ फैक्टर हैं जिनको हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सब के सब एक्स हैं जिनको मैंने एक्स बोला है। एक्स बाथरूम हो गया, किचन हो गया, ठीक है, एसी डक्ट हो गया। तो ये सब के सब वो फैक्टर हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने कारपेट एरिया के अंदर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर और क्या पूछा जाएगा, एक तरफ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, एक तरफ कारपेट एरिया। तो ऑफिस की बात करें तो ऑफिस बिल्डिंग जो होती हैं उसमें 60 to 75% हमारा जो प्लॉट है उस एरिया का 60 to 75% क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। और अगर बात करें रेजिडेंशियल में, तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं जो रहने के लिए होती हैं, ऑफिस पर्पज से जो बिल्डिंग होती हैं वो उनका 60 to 75 हो गया। लेकिन जो घर वाली बिल्डिंग होती हैं जिनमें हम लोग रहते हैं उनका 50 to 65% हमारे पास प्लॉट एरिया का क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एसएससी के एग्ज़ाम के तो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला भी और ये भी। तो कई बार ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वो यूजेबल और लिविंग एरिया होता है जिसके अंदर आप रहते हो, और उसमें से कुछ फैक्टर होते हैं जिसमें आप जिनको आप माइनस करते हो। जैसे कि आप किचन को माइनस करते हो। किचन को क्यों माइनस करते हो भाई, किचन के अंदर आप रहते थोड़ी ना हो। और मैंने क्या बोला, लिविंग और यूजेबल एरिया। किचन को आप यूज़ करते हो लेकिन रहने के पर्पज़ से थोड़ी ना यूज़ करते हो, वहाँ पे सिर्फ खाना बनाया, बात ख़त्म होगी उसकी, ठीक है। वैसे ही आप लोग का बाथरूम हो गया, तो बाथरूम वगैरह को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बाथरूम को जो यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप रहने के लिए यूज़ थोड़ी ना कर रहे हो। वहाँ पे जितनी देर का आपका काम था फिनिश किया, फिर अपना वहीं पे। तो जितना आप ज़्यादा यूजेबल एरिया हमारे पास होता है रूम के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, अपना कारपेट एरिया बोलते हैं। और उसमें से वॉल एरिया को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोर एरिया। इसमें क्या होता है हमारे पास, फ्लोर एरिया। तो अगर आप देखोगे कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया में से हमने कुछ नंबर ऑफ फैक्टर माइनस करे थे, साथ में हमने वॉल एरिया को भी माइनस करा था। लेकिन जो फ्लोर एरिया होता है इसमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वॉल एरिया को माइनस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल एरिया को। तो इट इज़ द प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ वॉल। अगर हमारे पास ये पूरा प्लॉट है और इस प्लॉट में से हम क्या करें, इस प्लॉट में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपना ये जो वॉल है इन वॉल को माइनस कर दें, बाकी यहाँ पे कोई कॉलम खड़ा है, यहाँ पे कोई कॉलम खड़ा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि कारपेट एरिया में इन कॉलम्स को भी हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहाँ पे अगर कहीं पे हमारा कोई टॉयलेट बना हुआ है, या फिर हम ये बोलें कि बाथरूम अगर हमारा बना हुआ है तो हम उसको भी माइनस कर रहे थे। यहाँ पे अगर किचन हमारी बनी हुई है तो उसको भी हम माइनस कर रहे थे कारपेट एरिया में। बट फ्लोर एरिया में अगर हमारे पास चाहे यहाँ पे कॉलम है, चाहे यहाँ पे हमारा बाथरूम है, चाहे हमारे पास ये किचन है, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वॉल हैं, जो हमारे पास क्या है, वॉल हैं, इस टोटल प्लिंथ एरिया में से उस वॉल एरिया को हम माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपना फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया कुछ भी नहीं है, आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो उस रूम का सिंपल आप टोटल एरिया लो, उस टोटल एरिया में से जितने एरिया में वॉल आपकी बनी हुई है उन वॉल को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। और माइनस करने के बाद जो आपका अंदर का टोटल एरिया बचेगा उस रूम का, उसको हम क्या बोल देंगे, अपना फ्लोर एरिया बोल देंगे, ठीक है। और कारपेट एरिया में क्या माइनस कर रहे थे, कारपेट एरिया माइनस कर रहे थे कि आपका जो है प्लिंथ एरिया में से आपने वॉल तो माइनस करी, साथ में अगर आपके उस रूम के अंदर अगर बाथरूम भी अटैच है तो उस बाथरूम का एरिया आप नहीं लोगे, ठीक है। किचन अटैच है उस रूम के अंदर तो उसका किचन का एरिया आप नहीं लोगे। तो बाकी का एरिया जो बचेगा उसको आप अपना क्या है, इंक्लूड करोगे कारपेट एरिया के अंदर, तो वो हमारे पास कारपेट एरिया हो जाता है। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आता है सेटबैक एरिया, ठीक है। क्योंकि अभी हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अपनी डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास सेटबैक एरिया क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग। ये सेटबैक एरिया वो एरिया होता है जो किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ हमको चाहिए होता है, ओपन स्पेस हमको चाहिए होता है। क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ द डिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू कीप द कंस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम रोड, वाटर बॉडीज़ एंड अदर बिल्डिंग। तो ये क्या होता है, हमारे पास वो एरिया होता है जो हमको एक एक गैप मेंटेन करके देता है। किससे गैप मेंटेन करके देता है, अगर कोई रोड है हमारे घर के बराबर में तो उससे गैप मेंटेन करके देता है। कोई वाटर बॉडी है, कोई लेक है तो उससे हमारा क्या है, मेंटेन करके देगा डिस्टेंस को। तो इस तरीके से क्या हमको मेंटेन करके देता है, कैसे,
एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये एक घर बना हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टोटल ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन, ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन, अगर मान लो यहाँ से हमारा रोड पास हो रहा है, इधर से हमारा रोड पास हो रहा है, पीछे कहीं वाटर बॉडी है हमारे पास, तो यहाँ से देखो रोड से कुछ गैप हमने रखा है, रखा कि नहीं, ये देखो। तो ये बिल्डिंग के चारों तरफ है, जैसा हमारा साइड में गैप है ये ग्रीन वाला, वैसे ही हमारा आगे भी गैप है और सेम हमारा पीछे भी गैप होगा, जो हमको नहीं दिख पा रहा है इसमें, लेकिन इस फिगर में आप देख सकते हो। देखो इधर भी हमने गैप रखा है, इधर भी रखा है, इधर भी रखा है और इधर भी रखा है। ये पूरा हमारा प्लिंथ एरिया है, वाइट वाइट वाला पूरा प्लिंथ एरिया है। इसके बाद पूरा ग्रीन ग्रीन वाला एरिया जब आप देखोगे तो चारों तरफ यहाँ पे हमने ओपन स्पेस ही अपना रखा हुआ है, ठीक है। ये बिल्डिंग का देखो ओपन स्पेस बिल्डिंग के चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना सेट बैक एरिया बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा सेट बैक एरिया क्या होता है। तो सेट बैक एरिया कुछ भी नहीं होता है, किसी भी बिल्डिंग में के चारों तरफ जो मिनिमम हमारा ओपन स्पेस होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना सेट बैक एरिया बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास पूरा अगर प्लिंथ एरिया था, तो इस प्लिंथ एरिया और ये हमारे पास पूरा क्या था, प्लॉट एरिया। तो प्लिंथ एरिया और प्लॉट एरिया, अगर यहाँ से रोड निकल रहा है तो इससे हमने कुछ गैप अपना मेंटेन करके रखा है बिल्डिंग के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपना सेट बैक एरिया। तो ये सब का सब हमारे पास क्या हो जाता है, सेट बैक एरिया हो जाता है, जो ओपन होता है चारों तरफ। क्लियर है। तो आई होप आप लोग इसको फील कर पा रहे होगे इमेज की हेल्प से और आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो सेट बैक एरिया आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया कौन सा होता है, एरिया दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू द बिल्डिंग, अराउंड द बिल्डिंग और बिटवीन द बिल्डिंग इज टर्म्ड एज सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर आप, सिंपल बोलूँ तो मैं, मूवमेंट कर सकते हो किसी भी बिल्डिंग के अंदर। सर्कुलेशन एरिया वो एरिया होगा जहाँ पर आप मूव कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे आप मूव कर सकते हो, लॉबीज़, बिल्डिंग में लॉबीज़ होती हैं, गैलरी जिनको आप बोल सकते हो, उसके अंदर चल सकते हो। कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ पे आप मूव कर सकते हो। स्टेयर होती हैं, स्टेयर के ऊपर आप आ जा सकते हो। लिफ्ट होती है, लिफ्ट का एरिया भी मूवेबल एरिया होता है। लैंडिंग वाला पोर्शन होता है, वो भी हमारा मूवेबल एरिया होता है। तो जिन जिन एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, वो सब का सब क्या होता है, हमारे पास सर्कुलेशन एरिया होता है, जो बिल्डिंग के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन एरिया को दो हमने तरीके से क्लासिफाई करा है, एक वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और एक हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कौन सा होता है, तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है हमारा, जिस वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में हमारा आता है स्टेयर केस और लिफ्ट, यानी कि आप ऊपर या नीचे जिसकी हेल्प से जा सकते हो। तो जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है वो सिंपल है, जिसकी हेल्प से आप वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हो। तो वर्टिकल मूवमेंट आपका स्टेयर से आप ऊपर या नीचे जा सकते हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे। लिफ्ट से भी आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हो। तो ये वो एरिया हो गया जिसकी हेल्प से आप वर्टिकली मूव करें। जबकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की बात करें तो कॉरिडोर हो गया, पासिस हो गए, बालकनी हो गई, बरामदा हो गया, लॉबी हो गई, ये सब के सब कौन से वाले हो गए, हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, जिनमें हम हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्टिकल जो सर्कुलेशन एरिया होता है वो लगभग लगभग 3% तक रखा जाता है प्लेन्थ एरिया का, और जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है वो 7% रखा जाता है किसका, प्लेन्थ एरिया का। तो ये जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं यही एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है, एक बिल्डिंग का इंटीरियर पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो, इधर आप जा सकते हो, इधर आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जितने पोर्शन में आप मूवमेंट कर पा रहे हो वो सबका सब हमारे पास क्या हो जाता है, वो सबका सब सर्कुलेशन एरिया हो जाता है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया हो गया। वहीं यहाँ पे स्टेयर वगैरह लगी हुई होती तो उससे आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते थे। यहाँ पे अगर स्टेयर लगी हुई है तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हो तो वो हमारे पास वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया हो जाता है। क्लियर हुआ सर्कुलेशन एरिया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोर एरिया रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लोर एरिया रेशियो। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया टू द टोटल प्लॉट एरिया। यानी कि फ्लोर एरिया हमने देख लिया था, फ्लोर एरिया मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। फ्लोर एरिया में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो प्लिंथ एरिया होता है उस प्लिंथ एरिया में से हम वॉल का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो प्लिंथ एरिया में से अगर वॉल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास फ्लोर एरिया बचेगा। तो जो भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर एरिया है अपॉन में जो उसका टोटल प्लॉट एरिया है, जो प्लॉट एरिया है, इन दोनों को रेशियो अगर आप ले लोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो बोलते हैं।
और एक और चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था एक बार, फ्लोर एरिया रेशियो ना कह करके उन्होंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स कह दिया था कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम FSI बोलते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो याद रखना फ्लोर एरिया रेशियो का दूसरा नाम जो होता है वो हमारे पास फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। तो या तो क्वेश्चन FSI के नाम से आएगा या फिर क्वेश्चन जो आएगा हमारा FAR के नाम से आएगा। तो फ्लोर एरिया रेशियो आए तो याद रखना फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, और अगर आप लोग के पास FSI से आ जाए फ्लोर स्पेस इंडेक्स है तो भी याद रखना फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। अब कितना हमारे पास होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया टोटल अगर आप लोग के पास प्लॉट है, जो येलो कलर वाला है, ये आप लोग के पास प्लॉट का एरिया। अब इस प्लॉट में से इतने एरिया में जो हमारा ये बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है इसका प्रोजेक्शन हमने लिया तो ये ब्लैक कलर का प्रोजेक्शन बन के आया, तो इतने में हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसमें से भी हमने क्या किया हुआ है, इसमें से हमने माइनस किया हुआ वॉल का एरिया। तो वॉल का एरिया अगर माइनस किया हुआ तो ये जो हमारे पास ब्लैक ब्लैक बच रहा है इसको हम बोलेंगे अपना फ्लोर एरिया। तो ये हमारे पास बचा फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया अपॉन जो ये प्लॉट का एरिया है, जो हमारे पास प्लॉट का एरिया, अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, तो देखो इमेज की हेल्प से हमको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जितने में हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है केवल और केवल वॉल का एरिया माइनस कर दो वो हो जाएगा। और जबकि कारपेट एरिया में से क्या था, अगर इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास कोई कॉलम भी है, उसके अंदर कोई कॉलम बना हुआ है तो हम उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है फ्लोर एरिया रेशियो। जैसे कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, अगर मान लो फ्लोर एरिया जो हमारे पास वो 1000 स्क्वायर मीटर है और जो प्लॉट एरिया है वो 2000 स्क्वायर मीटर है, तो फ्लोर एरिया रेशियो हमारा कितना हो जाएगा। तो फ्लोर एरिया रेशियो कितना होता है हमारे पास, फ्लोर एरिया अपॉन प्लिंथ एरिया, सॉरी प्लॉट एरिया। तो फ्लोर एरिया कितना है 1000 और जो हमारे पास प्लॉट एरिया वो कितना 2000। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करा तो कितना है 0.5। तो 0.5 का मतलब इसको हम अगर परसेंटेज में लिखें तो 50% लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा 50% एरिया जो है वो फ्लोर एरिया है, 50% एरिया फ्लोर एरिया है विद रेस्पेक्ट टू प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया के रेस्पेक्ट में जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्लोर एरिया है। क्लियर है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो तरीके के एस्टीमेट होते हैं। जब हमने टाइप ऑफ एस्टीमेट की बात करी थी तो टाइप ऑफ एस्टीमेट में मैंने आप लोगों को दो तरीके के एस्टीमेट बताए थे। एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरा मैंने आप लोगों को डिटेल एस्टीमेट बताया था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हमको स्टार्ट करना था, लेकिन अप्रोक्सीमेट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई थी जो हमारी यूज़ होती है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है हमारी वो 6 to 7 एरियाज़ थे। जैसे कि हमारे पास प्लिंथ एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया, फ्लोर एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, फ्लोर एरिया रेशियो हो गया, सर्कुलेशन एरिया हो गया। तो ये सारे एरिया मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट पढ़ने से पहले। तो जो हमारे पास टाइप ऑफ एस्टीमेट है उसमें हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट अपना हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कैन बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जो अपना डिस्कस कर रहे हैं वो लक्ष्य बैच का ये क्लास हमारा चल रहा है। और लक्ष्य बैच में अगर आप लोग को सभी सब्जेक्ट कंप्लीट क्लासेस चाहिए, चाहे वो हमारे पास रीजनिंग हो, ठीक है, लक्ष्य बैच हमारा ये SSC जी 2022 के लिए है। तो चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GK GS हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट, यहाँ पे थ्योरी सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। और साथ में सिविल इंजीनियरिंग हो तो ये हमारे एप्लीकेशन पर आप लोग को मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ अब तक तो 6 सब्जेक्ट मैं आप लोग कंप्लीट कर चुका हूँ। 7th सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन चल रहा है और 8th सब्जेक्ट हमारा सोइल चल रहा है। तो दो सब्जेक्ट हम पैरेलल लेकर के चल रहे हैं, जो कि इस मंथ में छोड़ो हम 20 ऑलमोस्ट हम लगभग लगभग मान के चलो कि 20 अगस्त तक हम इसको अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर इतना फास्ट कोई बैच चल रहा है जो इतनी जल्दी कंप्लीट करा रहा है। 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से हो चुके हैं तो बता दूं, BMC, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, इरिगेशन और इन्वायरमेंट हमारा हो चुका है, एस्टिमेशन और सोइल हमारा चल रहा है। बहुत बाकी के सब्जेक्ट जो हैं वो भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये सब अगर आपको चाहिए डिटेल में नोट्स, 3D नोट्स, 3D इमेज सब कुछ चाहिए तो 999 हमने इसकी फ़ीस रखी हुई है। तो अभी जैसा कि आप लोग को मालूम है रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर आप लोग को यहाँ पर फ्लैट 50 रुपीज़ का ऑफ यहाँ पे मिल जा रहा है। आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है राखी। क्या अप्लाई करना, RAKHI, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, राखी कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। तो राखी कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे
तो यहाँ पर आप लोग को क्या है 50 रुपीज़ का जो है फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको ये अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो नंबर है हमारा 8077283538 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोग को 50 रुपीज़ का ऑफ़ करा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को 100 भी हो जाएगा। और ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, अगर आज बाई करोगे आप लोग का तो 100 रुपीज़ का आप लोग को एक वाउचर भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप अपना मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प होने वाला है। तो 150 रुपीज़ का ओवरऑल आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इतना डिटेल में चल रहा है, सारे सब्जेक्ट हमारे, आप लोग ये मान के चलो आप ईएससी तक के क्वेश्चन बना लोगे। इतना डिटेल में मैं आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ। एसएससी जेई तो बहुत छोटी चीज़ है, एसएससी जेई में तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं यहाँ से, बट आप ईएससी के प्री तक के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग बना लोगे। इतना डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो चलिए अब अपना आ जाते हैं टॉपिक पे, हम डिस्कस करते हैं अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो दो तरीके के एस्टिमेट थे हमारे पास, एक था अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, दूसरा था हमारे पास डिटेल एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की बात करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को मैंने बताया, इसको प्रिपेयर करने के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 4। तो एक एक मेथड को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया मेथड हमारे पास क्या होता है? प्लिंथ एरिया होता है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए कि कितने एरिया में आप बिल्डिंग बना रहे हो, इनटू हमें रेट पता होना चाहिए प्लिंथ एरिया का। अब सर प्लिंथ एरिया का रेट हमको कहाँ से पता चलेगा? चलो कितना एरिया में हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो तो हमको पता होगा, लेकिन ये रेट कहाँ से पता होगा? तो देखो, जिस एरिया में आप बिल्डिंग बना रहे हो उस एरिया में पहले से बिल्डिंग कोई ना कोई बनी हुई होगी, और हो सकता है लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही कोई बिल्डिंग बनी हो। तो उस बिल्डिंग के हिसाब से आप आइडिया ले सकते हो जो प्री नोन और प्री नोन या बाई प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है हमारे पास उस एरिया में, उनका जो उनको कितना खर्चा आया था, उनका कितना खर्चा आया था बनाने में, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। जैसे कि अगर बात करें तो अभी अभी जिस एरिया में आप बिल्डिंग बना रहे हो उस एरिया में जो हमारे पास जो खर्चा आया था बनाने का, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आया था। 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास खर्चा आया था। अब हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी वो 50 मीटर स्क्वायर के एरिया में बना रहे हैं। जो हमारे पास प्लिंथ एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, और जो अभी कुछ दिन पहले बिल्डिंग बनी थी उसमें जो खर्चा आया था 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपीज़ आया था। तो 50 का कितना हो जाएगा? तो 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले से जो हमको पता होता है वहाँ की जो बिल्डिंग है, कोई भी उस एरिया में जो बिल्डिंग बनी हुई है, उससे हम पूछ लेते हैं भाई तुम्हारा कितना खर्चा आया था पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से प्लिंथ एरिया का, वो हमको बता दो, और हमारा कितना है, तो उससे हमारे पास एक रफली कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको अप्रोक्सीमेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस समय सीमेंट का रेट कुछ रहा हो और आज जब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आज सीमेंट का रेट कुछ और हो, उस समय रेनफोर्समेंट का रेट कुछ और रहा हो, और आज जो आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आज का रेनफोर्समेंट का रेट कुछ और है। तो इस तरीके से हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा लगभग इतना हमारा खर्चा आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड जो मेथड होता है वो होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड ये हमको क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज़ मोर सुटेबल टू बी अप्लाइड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अगर कहीं पे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट हमारे पास एक अच्छा मेथड हो सकता है अप्रोक्सीमेट मेथड को प्रिपेयर करने का। दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट इन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ एस्टिमेट। ये जो मेथड है हमारे पास वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। बाकी के जो 4 मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उनमें से ये जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। तो पूछ लेगा कि अप्रोक्सीमेट मेथड जो होते हैं इनमें से मोस्ट एक्यूरेट जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? तो मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। अच्छा सर ये कैसे हमको हेल्प करता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करने में? तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है हमारे पास जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रेट। अब जैसे कि कुछ भी आप लोग का वॉल्यूम में वर्क हो सकता है। वॉल्यूम में वर्क मतलब मान लो कि आपका जो है सपोज़ कंक्रीट का जो आपका वर्क कर रहे हो बिल्डिंग के अंदर, जो कंक्रीट का वर्क आपका हो रहा है वो मान लो कि 200 मीटर क्यूब आपके पास कंक्रीट का वर्क हो रहा है, और जो क्यूबिकल रेट है, जो क्यूबिकल रेट है वो कितना चल रहा है? तो क्यूबिकल रेट मान लो 100 रुपीज़ पर मीटर क्यूब चल रहा है। 1 मीटर क्यूब का जो है वो 100 रुपीज़ चल रहा है। तो 1 मीटर क्यूब का अगर 100 रुपीज़ है तो 200 का कितना हो जाएगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 इंटू 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 20,000 हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारे पास 200 मीटर क्यूब का जो वर्क है उसके लिए हमको 20,000 पे करने होंगे। अरे ये वैसे ही है हमारे पास, जैसे हम कहते नहीं है कि अगर आपसे पूछे कि एक पेन कितने का, तो आप कहते हो 5 रुपये पर पेन है।
₹5 पर पेन। तो इसका मतलब क्या है कि एक पेन का प्राइस जो है वो ₹5 है। अब आपसे कोई कहे कि आप मुझे 25 पेन का प्राइस बता दो, तो 25 पेन का प्राइस निकालने के लिए भाई एक पेन का ₹5 है, तो 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो मतलब ₹125 के हो गए हमारे। तो सेम वैसे ही है हमारे पास स्क्वायर वाले में कि हमें एक स्क्वायर का रेट पता होता है और क्यूबिक वाले में हमको 1 मीटर क्यूब का रेट हमको पता होता है। और जितना भी हमारे पास एरिया होगा या क्यूबिक कंटेंट होगा उससे हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास वो निकल करके आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट रेट मेथड। क्या होता है नेक्स्ट, यूनिट रेट मेथड। तो थर्ड मेथड है यूनिट रेट मेथड, जिससे हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को अपना प्रिपेयर करते हैं। ये क्या बोलता है, इन दिस मेथड एस्टिमेट इज़ मेड बाई कंसीडरिंग द यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइटम्स की यूनिट रेट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट होगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, यूनिट रेट, जो एक यूनिट का रेट है। जैसे कि अभी पेन से एग्जाम्पल लिया था हमने कि एक पेन का प्राइस जो है वो ₹5 है। तो यहाँ पे यूनिट रेट पता चल गया, एक यूनिट का रेट कितना, ₹5। तो अगर मान लो 25 यूनिट है हमारे पास टोटल, तो 25 यूनिट है तो एक यूनिट का 5 है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक यूनिट का रेट हमको पता होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं, ये तो हमने जनरल एग्जाम्पल लिया, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं। तो हमारे पास हो सकता है, जैसे टाइप ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो स्कूल, अगर हम एक स्कूल बना रहे हैं तो उसमें जो यूनिट का काम कर सकती है हमारी, वो क्लासरूम कर सकती है या स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो हमने बात करी कि सर हमको ये बताइए कि एक क्लासरूम को बनाने में, एक क्लासरूम अगर हम बना रहे हैं तो एक क्लासरूम को बनाने में, एक क्लास को बनाने में हमारे पास 2 लाख का खर्चा आ रहा है। तो अगर सर हमको 5 क्लासेस बनानी है तो 5 क्लासेस में कितना आ जाएगा, तो 2 लाख इंटू 5, तो 5 टू जा 10, तो 10 लाख का खर्चा हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकती है। हॉस्पिटल में बात करो तो हॉस्पिटल में बेड यूनिट हो सकती है, पर बेड के हिसाब से हमारे पास खर्चा आप निकाल सकते हो। थिएटर हो गया या स्टेडियम हो गया तो वहाँ पे पर सीट के हिसाब से आप खर्चा निकाल सकते हो अपना। वाटर टैंक हो गया तो वाटर टैंक हमारे पास कितने लीटर वो वाटर को स्टोर कर रहा है, तो पर लीटर के हिसाब से उसका आप खर्चा निकाल सकते हो कि अगर सर आपने 100 लीटर का टैंक बनाया तो उसका खर्चा कितना आया, आपने 200 लीटर का बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 300 लीटर का बनाओगे तो कितना हो जाएगा। तो एक तरीके से पर यूनिट के हिसाब से हम वहाँ पे अपना उसको देख करके चलते हैं। क्लियर हुआ। तो फोर्थ मेथड होता है हमारे पास टिपिकल बे मेथड, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने का जो फोर्थ मेथड है हमारे पास, वो कौन सा है, टिपिकल बे मेथड। ठीक है, तो टिपिकल बे मेथड हमारे पास क्या होता है, इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ बे। इसमें पर बे या फिर पर स्पैन के हिसाब से हमको कॉस्ट पता होती है। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट प्रिपेयर करना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर हमको चाहिए, तो यहाँ पे बे हमको पता होने चाहिए, बे रेट कितनी है एक बे की, और कितनी नंबर ऑफ बे हैं हमारे पास वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो, आप क्या एक ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज में अगर आप देखो तो मान लो 2 स्पैन है, एक स्पैन आपकी ये है और एक स्पैन आपकी ये है, और आपने पता कर लिया सर एक स्पैन में जो खर्चा आ रहा है वो आपका मान लीजिए कि 50 लाख आ रहा है, एक स्पैन को बनाने में ब्रिज की 50 लाख का खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी आप लोग की स्पैन है, 2 स्पैन है, और एक स्पैन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग के पास कितना हो जाएगा, टोटल 100 लाख का खर्चा आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग के अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, पर बे के हिसाब से हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं। तो पर बे का मतलब हो गया कि पर यूनिट ही होगा, यहाँ पे हर चीज़ यूनिट में चल रही, चाहे वो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में हो, चाहे वो मीटर क्यूब की फॉर्म में हो पर यूनिट, चाहे वो आप लोग का जो है किसी भी यूनिट के लेकर के हो, यूनिट को लेकर के हो, चाहे अपना बे को लेकर के देख ले हो, स्पेन को लेकर के देख ले हो। तो ये सारे मेथड्स हमारे पास हैं, जो 4 मेथड्स हमारे पास होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपने जो है मान लीजिए पर यूनिट के हिसाब से खर्चा तो निकाल लिया। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा वर्क है जो सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, तो उसका खर्चा कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका साइट पे काम चल रहा था, और साइट पे काम चल रहा था और वहाँ पे आपको एक वॉचमैन रखना पड़ गया, वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ गए,
जो हमारे सिक्योरिटी कैमरा होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो भाई उनकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो उस कॉस्ट को कैसे आप कंसिडर करोगे? तो उस कॉस्ट को कंसिडर करने के लिए हमारे पास आता है कुछ, हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको हम लमसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लमसम। कहते नहीं है कि लमसम बता दो भाई कितना होगा, जनरल लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि लमसम बता दो यार लगभग कितना इसका खर्चा आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर बनवाना है आपको, तो कंप्यूटर बनवाना है तो आप कंप्यूटर वाले की शॉप पे जाओगे, तो कंप्यूटर वाले की शॉप पे जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। फिर आप उससे कहने लगो कि भाई जो मेरी एलसीडी उस पर मैं स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगा, जो मेरे पास कीबोर्ड है उस पर मैं की गार्ड लगवाऊंगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा जो उसने इंक्लूड नहीं कराया था लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि वो आप लगवा लो, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है ना। तो वैसे लमसम का मतलब होता है जो एग्जैक्ट सिविल इंजीनियरिंग में तो इंक्लूड नहीं होते, बट हाँ उनका भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना तय है बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम बात करें सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की, तो लमसम में अगर बात करें तो वाइल प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ पैटी आइटम। जो पैटी आइटम्स हैं, जो पैटी आइटम्स कौन से होते हैं? जो सिविल इंजीनियरिंग में इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से अपना रिलेशन नहीं रखते ज़्यादा, लेकिन हाँ वो यूज़ होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम एस्टिमेट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय हमें उनको ऐड करना चाहिए, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो हमारे लमसम में आते हैं। तो वो हमको क्या करना होता है, उनकी वैल्यू को हमको कंसीडर करना होता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी की बात करें तो कंटीजेंसी क्या होती है? तो कंटीजेंसी को हमको इंक्लूड करना चाहिए जो कि 3 से 5% तक होती है, 3 to 5% होती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमारा उसका 3 to 5% होगा। और ये कौन सी चीज़ होती है कंटीजेंसी? तो कंटीजेंसी वो चीज़ होती है जिसको हमें पता नहीं होता लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो अगर बिल्डिंग का काम चल रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा ऊपर से काम करते हुए नीचे गिर गया, तो क्या आपने सोचा था कि भाई ऐसा होगा कि बिल्डिंग पर काम करेंगे तो कोई नीचे भी गिर सकता है? ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। तो ऐसी जो अनफोर्सीन वाली कंडीशन होती हैं या जो एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो हम पहले से कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हम उनको पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते। अगर मान लीजिए आपने प्रिडिक्ट कर भी लिया कि यार चलो एक बंदा गिर जाएगा, दो गिर जाएगा, भाई 10 गिर गए, तो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, पहले से उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उस तरीके से हमारी उसकी जो कॉस्ट होती है हम लगभग लगभग 3 से 5% लेकर चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अब मान लीजिए आपका कोई काम चल रहा था, आपका जो बीम था वो डिफ्लेक्ट कर गया। अब आपको जो वहाँ पे आपका जो इंजीनियर है उसको नहीं पता भाई इसको कैसे सही करेंगे बिना तोड़े, तो आपने कोई स्पेशलिस्ट बुलाया। अगर कोई आपका स्पेशलिस्ट आता है जो साइट पे आकर के विजिट करता है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं? तो आपने क्या पहले सोचा था कि आपको स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा? चलो आपने सोच लिया कि एक बार बुलाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बार बुलाना पड़ गया तो वहाँ पे आपका इस तरीके से स्पेशलिस्ट अगर आ रहा है, तो इस तरीके की जो कॉस्ट होती है हमारी वो लगभग लगभग प्रोजेक्ट की 3 से हमारे पास क्या होती हैं 5% होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये में कोई प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो रहा है तो उसमें 3 रुपये या 5 रुपये जो आप ऐड करोगे वो कंटीजेंसी जो कॉस्ट होती है उसके ऐड करके चलोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट सर्टेन सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, जैसे कि वॉचमैन हो गया, सिक्योरिटी कैमरा हो गया, सुपरविजन हो गया, विच इज़ पेड फ्रॉम वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? ये वो कॉस्ट होती है जो लगभग लगभग आपकी पहले तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की लगभग 1.5 से 2% तक होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, और साथ में ये वो कॉस्ट होती है आप लोग की जो आपका मान लीजिए जब प्रोजेक्ट चल रहा था आपको वॉचमैन रखना पड़ गया, कोई सिक्योरिटी कैमरा लगाना हो गया, कोई सुपरवाइज़र आपको रखना पड़ गया, तो उस सब की जो कॉस्ट होती है जो आप लेके चलोगे लगभग लगभग 1.5 से 2% लेके चलोगे जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में आप कितना कॉस्ट लेते हो, तो वो हम आपको उसको बता देंगे कि 1.5 से 2% तक कॉस्ट हम अपनी लेकर के चलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारे पास टूल्स एंड प्लांट्स। तो टूल्स एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो टूल्स एंड प्लांट्स में हम लगभग लगभग 1 से लेकर के 1.5% तक हम लेकर के चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब टूल एंड प्लांट्स में क्या हो गया? अब जब भाई आप काम करोगे तो जाहिर सी बात आपको कोई ना कोई मशीन भी लेनी पड़ेगी, या तो आप कोई मशीन बाई कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, या हायर कर रहे हो, मतलब किराए पे ले रहे हो या फिर आप उसको ख़रीद रहे हो।
तो जो टूल्स या मशीन आप खरीदोगे तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, तो वो कितनी लेकर के चलते हैं। तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसका लगभग 1 से लेकर के 1.5% तक हम अपना क्या लेकर के चलते हैं, टूल्स और प्लांट्स की जो कॉस्ट होती है वो लेकर के चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिपार्टमेंटल कॉस्ट। ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंटल कॉस्ट को हम इंजीनियरिंग कॉस्ट भी अपना बोलते हैं, जो लगभग 10 to 15% होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अगर भाई आप अपना प्रोजेक्ट बनवाने वाले हो तो किसी इंजीनियर को तो हायर करोगे। अब हायर करोगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, चाहे वो डिज़ाइनर हो, डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्लानिंग के हो, सुपरविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो जो डिपार्टमेंटल कॉस्ट होगी वो आपकी कितनी रखी जाती है, तो वो आपकी 10 to 15% रखी जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। इसके बाद आता है हमारे पास सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो सैनिटरी और वाटर सप्लाई में क्या होता है, हमारे पास 8% तक हम लेकर के चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 8% लेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कुछ फॉल्ट वगैरह आ गया या फिर आपको वायर वगैरह खरीदनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक, तो वो आपका 8% लेके चलोगे प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी आप लेके चलोगे। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात करें तो 8 to 10% होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अगर 8% लोगे तो आप लार्ज प्रोजेक्ट अगर है तो 8% काउंट करके चलोगे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। और अगर 10% लोगे तो स्मॉल प्रोजेक्ट, अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो आप कितना लेकर के चलोगे, 10% लेकर के आप लोग चलोगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है हमारा, वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ये सब आप लोग कॉस्ट यहाँ पे ऐड करके चलोगे। इसके बाद गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर आपको ज्वाइन करना है लक्ष्य बैच एसएससी जेईई 2022 लक्ष्य बैच, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्लस पीडीएफ, और ये सब कुछ आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 999 में आप लोग को मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप लोग को 50 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। तो 8077283538 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है। मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8077283538। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, और अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन इस कोर्स को बाई करते हो, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलो रक्षाबंधन आप लोग की 11 और 12 अगस्त की है, तो इनमें से आप किसी भी दिन अगर बाई करते हो तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। साथ में 100 रुपीज़ का आपको बाउचर मिलेगा, जिससे आप अपना फ़ोन का रिचार्ज वगैरह, शॉपिंग वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेजन से शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा, तो उससे फ़ायदा यहाँ पर आप लोग को बहुत फ़ायदा यहाँ पर हो जा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हो। जान लगा दो यार, लेकिन जाने मत देना। इससे बेहतरीन बैच मुझे नहीं लगता इतना फास्ट कोई बैच चल रहा हो। इतने सब्जेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हो, साथ में क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे अगस्त के बाद सितंबर तक यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अक्टूबर में रिवीजन कराना है और नवंबर में हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।